खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के मरीजों की तादाद 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में भी 5000 से ज्यादा लोग इस मौत के वायरस की जद में आ चुके हैं। यही कारण है कि देश में एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। हालांकि जान के साथ जहान को बचाने की कवायद भी जारी है। यही कारण है कि लॉकडाउन 4 में दी गई है कई रियायतें जो बाजार में बाहर लाएगी, हर हाथ को काम और युवा को रोजगार दिलाएगी। रियायतें जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगी, रियायतें जो जीडीपी की नैया पार लगाएगी। वहीं आज शाम प्रदेश सरकार ने भी लॉकडाउन 4 को लेकर अपनी गाइडलाइन भी जारी कर दी और रियायतों का दायरा यहां पर बढ़ा दिया है। शर्तों के साथ सैलून खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। लेकिन क्या हम रियायतों के लिए तैयार हैं और क्या हमने कोरोना के साथ जीने का मानस बना लिया है? देश में बदस्तूर जारी है कोरोना की मार। मौत के वायरस से मुकाबले के लिए हम कितने तैयार? खुल गए दफ्तर और खुल गए बाजार, कई रियायतें लेकर आया लॉकडाउन 4। लेकिन इस बीच उठता है सवाल, क्या कोरोना का खतरा टल गया है? जी नहीं, कोरोना का खतरा बरकरार है, लेकिन कोरोना का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। बिग फाइट पे बहस आज से है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हैं, राजस्थान केश कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मोहन मोरवाल जी हमारे साथ हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमनी जी भी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत सुरेश चौधरी जी आपसे ही करते हैं। इंतजार इसी बात को लेकर था कि लॉकडाउन 4 कैसा होगा यहाँ पर, जिस तरह से उसकी शुरुआत हो रही, क्या कुछ कहा जाएगा? और अब राज्य सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी। आपको लगता है कि इसके पालना के बाद और इस तरह से कुछ रियायतें मिलने के साथ ही दोनों चीजें पटरी पर आ सकते हैं, अर्थव्यवस्था भी और लोग भी सजग रहेंगे, पहले जैसे आदत पड़ चुकी है कोरोना के साथ रहने की? देखो श्वेता, मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, जो भी गाइडलाइन है, जो भी एडवाइजरी जारी की जाती है, जनता को उन सब की पालना करते हुए, और ये कोरोना अब एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। सबको पता है कि जब तक इसकी वैक्सीन आएगी, दवा बनेगी, उसके बाद में ही इसका इलाज होगा। इसलिए एक साइड में अगर काम नहीं होगा, किसी को धंधा, मान लो आज व्यापार नहीं खुलेंगे, मजदूर को काम नहीं मिलेगा, काश्तकार की फसल बाजार में नहीं आएगी, तो ये जीवन पटरी पे कैसे आएगा? लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं से एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की गाइडलाइन का पूर्ण पालन करें जी। क्योंकि इसमें वैसे ही गाइडलाइन के मुताबिक मास्क लगा के रहना है, किसी चीज को टच नहीं करना है, बार बार हाथ धोने हैं, तो वो गाइडलाइन जो है उनकी पालना के साथ जीवन को पुनः पटरी पे लाना ही पड़ेगा, तभी देश आगे चलेगा। चलिए मुकेश पारिक जी, आप इन रियायतों को कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल सही है जो सुरेश जी ने भी कहा है कि कोरोना की जो लड़ाई है वो हमको लड़नी पड़ेगी, और कोरोना जिस स्टेज पर है अभी तक उस स्टेज पर स्थिर है, तो उसके साथ ही हमको जीना पड़ेगा। और उसके लिए जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, मुंह पर मास्क ये लगा के, इसमें जो चीज़ है मुख्यतः उसमें हमारा चाहे जो प्रशासन है उसको भी सतर्क रहना पड़ेगा, हमारे प्रदेश की जो जनता है चाहे देश की जनता है उसको भी जागरूक रहना पड़ेगा। ये इस सब के बाद ही हम इस कोरोना की लड़ाई से लड़ पाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि इस कोरोना की लड़ाई लंबी चलने वाली है। जो एक ट्रैफिक पुलिस का जो स्लोगन है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस बात को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस कोरोना की लड़ाई में हम सबको लड़ना है। एक बात जो इस लड़ाई के मध्य में एक अच्छी हुई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के सभी वर्गों को आत्मनिर्भर और स्वाभिमान से जिंदगी जीने इस कोरोना की लड़ाई में भी लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उससे चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटा उद्योगपति हो, चलिए पैकेज तो अच्छा मुकेश जी, बस
मदद पहुंच जाए जिसे जरूरत है, जिसके लिए है, बस यही एक बड़ा चैलेंज है। रियायत तो दी जा रही है और यहाँ पैकेज भी, आर्थिक पैकेज भी बड़ी घोषणा की बिल्कुल केंद्र सरकार की तरफ से। चलिए मोहन मोरवाल जी का रुख कर लेते हैं। मोहन जी, कितनी उम्मीद आप कर रहे थे कि, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि लॉकडाउन लगाना तो आसान है लेकिन इसे खोलना मुश्किल होगा। इंतजार बहुत सारी चीजों को लेकर लोगों का था, लेकिन खासतौर से सैलून, ब्यूटी पार्लर जिनका इंतजार लोग कर रहे थे कि कब खुलेंगे, ये भी अब खुल चुके हैं, खुलने के लिए कह दिया गया है और लॉकडाउन 4 के अंतर्गत। इन रियायतों को कैसे देख रहे हैं आप? क्या कुछ और भी उम्मीदें थी या आपको लगता है कि रियायतें अब जरूरी हो गई थी? देखिए, जैसा कि आज अभी आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिली कि हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर को अब खोला जाएगा, मैं समझता हूँ केंद्र और प्रदेश की गाइडलाइन के अनुसार हेयर सैलून अपना काम करेंगे। लेकिन जो हमने भी एक सरकार के सामने मांग रखी थी, राज्य सरकार के सामने, कि हेयर सैलून खुले लेकिन उनको सामने बहुत सारी आर्थिक कठिनाइयाँ आती है और उसको पीपीई किट और उस सब के साथ वो काम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ उसको ऐसे सैनिटाइज मास्क और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराएं और उसका एक हाइजेनिक वातावरण दुकान का वहाँ हो। उस संबंध में ऐसी कोई गाइडलाइन अभी तक हेयर सैलून कर्मी को नहीं मिली। अभी मैं आते आते भी मेरे पास कई सारे फ़ोन आ रहे थे और वो लोग यही जान रहे थे कि कल जब हम दुकान खोलेंगे तो किस तरह से हम दुकान खोलेंगे। अचानक दुकान खोलने की जो जानकारी हम सबके सामने है, तो एक को गाइडलाइन को विस्तृत जानकारी अगर आती है तो वो मैं समझता हूँ एक अच्छी बात होती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से कहा, जान है तो जहान है, और मैं समझता हूँ हेयर सैलून कर्मी का भी ये धर्म है और सबसे पहले वो देशभक्त है। देशभक्त होने के साथ ही उसके बाद ही वो दुकान खोलने का जज्बा रख रहा है और उसमें जान भी और जहान भी, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं कि एक केश कलाकार स्वयं अपना भी ध्यान रखे और हेयर सैलून पे जो आने वाला ग्राहक है वह भी कई प्रकार से कहीं संक्रमित नहीं तो हो। फिर सैलून को तो ये खास ध्यान रखो, क्योंकि मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, सैनिटाइजर की बात कह दी गई है, साफ सफाई की बात हो गई, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो कस्टमर आ रहे हैं उसको लेकर भी ध्यान रखना होगा कि कस्टमर भी इन चीजों को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जो भी आप काम के लिए आ रहे हैं उसके बाद भी ये सब कुछ चीजें बेसिक है, शायद ये इन चीजों की तो पालना करनी होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग जानना चाहते थे कि अलग से कोई गाइडलाइन इसके लिए आए जिसकी वो पालना कर सके। ठीक है, मिथिलेश जामनी जी, इंतजार देखिए था कि लॉकडाउन 4.0 होगा कैसा। केंद्र की तरफ से कल गाइडलाइन आ गया, वैसे में लग रहा था कि राज्य सरकार शायद कुछ और रियायतें दे सकती है, और आज जब राज्य सरकार से की तरफ से भी गाइडलाइन आ चुकी है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये अब जरूरी हो गया था, इसलिए ये फैसले भी जरूरी थे, कहीं रियायतें भी थी तो कहीं सख्ती की भी जरूरत है? जिस तरह से दूसरी तरफ हम देखें तो 5000 के पार ये आंकड़े प्रदेश में पहुंच चुके हैं पॉजिटिव केसेस के। देखिए श्वेता जी, जो आज लॉकडाउन 4 में जो रियायतें दी गई है वो निश्चित रूप से आम आदमी की ज़िंदगी को बचाने के साथ साथ उन्हें रोजगार बचाने के हिसाब से दी गई है। और मैं कह सकता हूं कि अशोक गहलोत इस मामले में मास्टरमाइंड है कि जब भी उनके सिचुएशन अपोजिशन में होती है बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। अगर उनकी हम हिस्ट्री देखें तो 1977 में जब पूर्वी पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बना, तो जो बांग्लादेश शरणार्थी आए थे उनकी सेवा करने से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी जी ने उनको टिकट दिया था। उसके बाद 1986 में जब पीसीसी चीफ बने तो उसके बाद उन्होंने जितनी भी जिला कांग्रेस कमेटियां थी उनको जिला अकाल राहत समितियों में तब्दील कर दिया था। 98 में फिर फेमिना आया, अकाल आया, तो उन्होंने गेहूं के बदले रोजगार जैसी योजनाएं लॉन्च की। तो अशोक गहलोत इस मामले में मास्टरमाइंड है, इसमें कोई शक नहीं है। और पिछले अगर अपन बात करें तो 16 मार्च से वो बंद बैठ के अफसरों के साथ, मंत्रियों के साथ, सारे समाजों के लोगों के साथ मिलके किस तरीके से मदद की जाए, और जो एक नई पहल शुरू की कि सारी पार्टीज के जो एमएलए एमपीज हैं उनसे संवाद स्थापित किया जाए। और उस संवाद में एक बात निकल के आई थी, नवलगढ़ के विधायक राजकुमार शर्मा ने कहा था कि एक गाड़ी में जितने लोग हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उतने लोगों को बैठना अलाउ किया जाए। आज उन्होंने वो अलाउ कर दिया। एक और एमएलए जो सीपीएम के एमएलए थे, उन्होंने एक मांग रखी थी कि बीड़ी को अलाउ कर दिया जाए। शराब जब अलाउ हो गई है तो बीड़ी, लेकिन वो बीड़ी शायद अभी अलाउ नहीं हो पाई है, लेकिन उससे काफी लोगों को परेशानियां हैं, उनके लिए उनको कुछ अलग से इंतजाम करने होंगे। लेकिन इसमें जो राजनीतिक रूप से मैं मानता हूं कि काफी अशोक गहलोत पिछले दिनों में काम कर रहे हैं और साथ में विपक्ष को साथ लेकर कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जो राजस्थान का, मैं कहता हूं ये इकोनॉमी का बैकबोन है, उस बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करने में अशोक गहलोत ने कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मिलके जो पॉलिसी अडॉप्ट की। खुद नागौर में टिड्डी आ गई, वहां रालोपा के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और खिवसर विधायक नारायण बेनीवाल ये मान रहे हैं कि टिड्डी को भगाने में राज्य सरकार, हालांकि केंद्र सरकार का मामला है, संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जितनी कोशिश हो सकती थी इस कोरोना काल में, तो कुल मिला के इस कोरोना काल में अशोक गहलोत की जो टीम है उस टीम में
ACS हेल्थ चीफ सेक्रेटरी DB गुप्ता, ACS हेल्थ रोहित कुमार सिंह, ACS होम राजीव स्वरूप जी, इन सब ने मिलकर जो काम किया है और कलेक्टर्स को टीम बना के, जिसमें चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो, झुंझुनू मॉडल हो, अजमेर का मॉडल हो, यानी इस लिहाज से जिस तरह की मीटिंग की जा रही थी और जिस तरह से सब कुछ देखने के बाद ये फैसले लिए गए, आप मानते हैं कि हाँ ये जरूरी थे बहुत जरूरी थे और ये इसे इम्प्लीमेंट किया। हाँ मुकेश जी कुछ कह रहे हैं। हाँ मुकेश जी। जी, अभी आपने बताया कि गहलोत जी ने सबकी राय से कई अच्छे फैसले लिए। हमने 2 राय उनको और दी थी, बेहतर हो ये राय भी अगर वो मान ले, मेरी इन राय से सुरेश जी भी एग्री होंगे। एक तो जो जनता है उसकी एक मांग है कि 3 महीने के बिजली के बिल माफ कर दिए जाए। केंद्र सरकार ने बहुत सारी रियायतें और बहुत सारे पैकेज जारी किए हैं। 3 महीने का बिजली का बिल अगर प्रदेश की जनता का माफ कर दिया जाए तो सरकार की एक बहुत बड़ी जनता के लिए मदद होगा। दूसरा, इन्होंने किसानों के लिए कहा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। कारण क्या है कि किसानों पर जिस प्रकार की अभी चाहे वो टिड्डी दल की मार पड़ी हो, चाहे वो आंधी तूफान ओलावृष्टि की मार पड़ी हो, इस समय राज्य सरकार के द्वारा जो 2% का कृषि जिन्सों पर जो टैक्स लगाया है वो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। मेरी ये सरकार से मांग है और मैं तो हमारे जो कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे भी कह रहा हूं कि ये 2% टैक्स तुरंत सरकार को वापस लेना चाहिए। ये सीधी मार किसानों पर पड़ेगी और आज उसका परिणाम है कि हमारी मंडियां भी उसके कारण बंद हैं। तो एक 3 महीने के बिजली के बिल माफ किए जाए प्रदेश सुरेश जी, ये विपक्ष की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है, पहले भी बात रखी गई जी जी सुरेश जी। श्वेता जी, मैंने मुकेश भाई की बात सुन ली। मैं बीजेपी के मेरे भाई से एक अनुरोध करूंगा कि भारत में भाजपा की सरकार है, आप राजस्थान के 25 सांसदों को और जो भाजपा के विधायक हैं उनको एक साथ आवाज उठानी चाहिए, केंद्र से राजस्थान के लिए बजट अलॉट कराना चाहिए। फिर भी ये तो अशोक गहलोत जी हैं कि केंद्र सरकार से पहले इन्होंने लोग इसके ऊपर कोरोना पे अगर ये आवाज उठावे, अगर आप सहमत हो तो अपन दोनों मिलकर आवाज उठावे। चलिए ठीक है, वो बात तो पुरानी हो गई सुरेश जी, उस बात को भी सब मान रहे हैं। देखिए बिल्कुल केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए उससे पहले राजस्थान सरकार ने लिए, जो बड़े ऐलान किए गए उससे पहले राजस्थान ने किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति की हम बात कर रहे हैं, आज लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन की। किसान 2% टैक्स की बात है, इस पे अशोक गहलोत जी विचार विमर्श कर रहे हैं। श्वेता जी मेरी बात सुने, 2% का जो टैक्स का मामला है, इसमें अशोक गहलोत जी अपने तमाम अपने विधायकों से मंत्रियों से राय मशविरा कर रहे हैं। इस पे क्या किया जा सकता है, जल्द निर्णय आएगा। और मैं मुकेश जी को कहना चाहूंगा, अशोक गहलोत जी की सरकार राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने लगभग 33 लाख लोगों को नरेगा से जोड़ दिया, नरेगा के माध्यम से रोजगार दे दिया। भारत में 1 नंबर पे नरेगा के ऊपर काम करने में, चाहे चलिए ठीक है सुरेश जी, क्योंकि तब वक्त नहीं। देखिए ये सभी देख भी रहे कि सरकार कितना कर रही है, विपक्ष भी सवाल इस पर उठाएगा। मिथिलेश जी देखिए, श्वेता जी जो अभी ये बात कह रहे हैं कि नो डाउट लॉकडाउन सबसे पहले राजस्थान ने लगाया, लेकिन मैं मानता हूं कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे सीएम हो, कहीं कहीं चूक हुई है कि हम ये लॉकडाउन लगाने से पहले अगर प्रवासी मजदूरों को 4 या 5 दिन का समय दे देते, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में किया गया, तो ये जो मंजर जो हमने सड़कों पर देखा है, जो पूरा सोशल मीडिया पर आज भारत को उद्वेलित कर रहा है, जो भी भावनात्मक रूप से कमजोर लोग हैं वो जो सीन देख के परेशान हो रहे हैं। पहले चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, उन्होंने भारत सरकार को कहा था कि इस लेकिन लॉकडाउन सबसे पहले राजस्थान ने लगाया था, प्रवासी श्रमिकों को भेजा नहीं। एक बार घर तो कहीं न कहीं मैं मानता हूं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों से चूक हुई है। पहले सिर्फ कहा गया, पहले किसी ने इतना सोचा इसलिए भी नहीं क्योंकि ऐसी तस्वीरें नहीं आई थी। जब ये तस्वीरें आने लगी तब लगा कि हाँ इनके लिए कुछ करना होगा, वरना कितने लोगों ने रास्ते पर ही अपनी जान गंवा दी, सिर्फ घर जाने की इच्छा लेकर ही बैठे रह गए थे। बिल्कुल मोहन जी आप कुछ कह रहे थे। श्वेता जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी मेरे भाई मिथिलेश जी कह रहे थे कि अशोक गहलोत जी सबको साथ लेकर चलते हैं। आज जैसे हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले हैं, हमने बहुत दिनों पहले राज्य सरकार को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था। उसमें हेयर सैलून चूंकि एक श्रमिक वर्ग में आता है, कहीं कोई उसका न कोई बीमा पॉलिसी नहीं है, हमने 10,000 रुपए की उसको प्रति माह के हिसाब से उसको एक
आर्थिक सहायता की मांग करी थी, वो उस पर कहीं कोई उनका दृष्टिकोण नहीं आया। पानी बिजली के बिल, दुकान का किराया 10-20 हज़ार रुपए शहरों में है, आज की तारीख में 2-3 महीने का किराया उनका बढ़ गया, उसके बारे में कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है। कहीं उनके परिवार की आजीविका कैसे चल रही है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल की फीस कैसे दी जाएगी। एक ऐसा वर्ग है जो श्रमिक वर्ग से आता है, लेकिन श्रमिक वर्ग की आप देखेंगे एक भी चीज, एक भी फायदा इस वर्ग को नहीं मिल रहा है। देखिए नुकसान तो देखिए बहुतों को है। जोड़ना चाहूंगा कि इनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जोड़ा है। पिछले दिनों एक जो सूची जारी की अशोक गहलोत जी ने, उसमें काफी वर्ग है, लेकिन एक वर्ग उसमें छोड़ दिया गया है। चलो ये तो शामिल कर लिया, आज खोल भी दिया। जो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज में ड्राइवर हैं, बागवान हैं, उनको शामिल नहीं किया गया है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि राजस्थान में 40,000 स्कूल हैं और कम से कम 20,000 कॉलेजेस हैं। उन सब प्राइवेट कॉलेजेस में जो नौकरी कर रहे हैं उनको 3 माह की सैलरी भी नहीं मिली है, और वो जो बागवान, ड्राइवर और छोटे लोग हैं उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाए। जैसे हमारे इन बार्बर भाइयों को जोड़ा, अदर भाइयों को जोड़ा, वैसे उनको अलग से जोड़ा जाना चाहिए। एक बड़ा तबका है जो परेशान है। ठीक है सुरेश जी, कई तबके जो परेशान है, उम्मीद क्योंकि राज्य सरकार से ही है, उम्मीद राज्य सरकार से ही है, और शायद इसलिए सवाल उठ रहे हैं। गहलोत जी ने पहले दिन कहा था, श्वेता जी मेरी बात सुने, अशोक गहलोत जी ने पहली दफा कहा था कि राजस्थान के अंदर एक भी आदमी भूखा सोना नहीं चाहिए। भूखा उठे जरूर, लेकिन सोना नहीं चाहिए। आज भी राजस्थान के अंदर कोई, मैं कह रहा हूं कि आज जैसे कहा कि जो नहीं जुड़ा, जो चाहे मजदूर हो, चाहे कोई जो तबका जो रह गया होगा, कोई भी तबका हो जो रह गया होगा, उनको हम जोड़ने का काम करेंगे। और अशोक गहलोत जी तो दर्द को समझने वाले आदमी है, गरीब के दर्द को समझने वाले हैं, मजदूर के दर्द को समझने वाले हैं, छोटे दुकानदार के दर्द को समझने वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के दर्द को भी समझने वाले हैं, किसान के भी दर्द को समझने वाले हैं। यहाँ बिल्कुल सुरेश जी, देखिए दर्द को समझना फिर उनके लिए कुछ करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं सुरेश जी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं इसमें एक और चुनौती, अभी जो जैसे पहले बजरी पे रोक थी और बजरी के नाम पर दलाली पूरे राजस्थान में चल रही थी, आज दौसा में एक वीडियो आया है, उसमें परिवहन के लिए अभी से लिए जा रही है, जो परिवहन के लिए दलाली ली जा रही है। एक दौसा में वीडियो वायरल हुआ है आज ही। तो ऐसे ही ये बीड़ी और तंबाकू पे आपने रोक तो लगा रखी है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन 5 रुपए का गुटखा जयपुर में 50 रुपए का बिक रहा है। तो उस पर वो जो चलिए इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन फकरू करते मिथिलेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये जब उद्धव ठाकरे को परमिशन दी गई थी एमएलसी, तभी तय हो रहा था कि 15 जून के लगभग एग्जाम होंगे, सेम जैसे सीबीएसई के एग्जाम्स होंगे, वैसे ही राज्यसभा चुनाव का मसौदा तैयार हो गया था, ये घोषणा होगी। लेकिन मैं कहूंगा कि उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि आगामी 2 साल तक कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार में भी अशोक गहलोत जी को चाहिए कि जो राज्य की आर्थिक हालात है उनको देखते हुए कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करे, चाहे मेट्रो को, चाहे कोई भी हो। सबसे पहले जो इनका निरोगी राजस्थान एक सपना है, जो बजट में इन्होंने 7 संकल्प पेश किए थे, उस 7 संकल्प में एक निरोगी राजस्थान इनका मुख्य ध्येय था, उसको पूरा करने के लिए काम करे। जैसे अभी डॉक्टर BR अम्बेडकर ला यूनिवर्सिटी खोल दी, लेकिन अभी उसका एफिलिएशन नहीं हुआ, उसको शुरू नहीं करे तो काफी पैसे बच सकते हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में, अगर उन्हें 2 साल रोक दिया जाए और राजस्थान की आम आवाम की जान के लिए काम कर दिया जाए तो बड़ा अहम होगा। मुकेश जी, बस सेवाओं को लेकर क्या कहेंगे? लोग उम्मीद कर रहे थे कि बस सेवाएं शुरू हो जाए, भले ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये तमाम चीजों की पालना करते हुए लोग आ जा सके। क्या आपको लगता है कि इसे लेकर भी जल्द कोई फैसला हो सकता है? क्योंकि अब कहा गया कि गृह विभाग पहले रूट देखेगा और उस पर फैसला होगा, जबकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि अगर राज्यों में सामंजस्य है और अगर राज्य एग्री हैं तो वो इसे लागू कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें केंद्र सरकार की गाइडलाइन बिल्कुल सही है और प्रदेश सरकार भी उसी गाइडलाइन के अनुरूप काम कर रही है। राज्य सरकारों से समन्वय करके और बसों का संचालन जो ग्रीन जोन है और जहां पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है वहां पर चालू होना चाहिए, और सरकारें इसके लिए काम भी कर रही है और कर भी रही हैं। साथ ही साथ ऑरेंज जोन में जो अभी राज्य सरकार ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर कुछ जो परिवहन के साधन कुछ चलेंगे उनको परमिशन दी जाएगी, ग्रीन जोन में भी दी जाएगी, तो ये निर्णय सही है। श्वेता जी, जिस प्रकार से ये तय हो गया है कि हमको आगे का जो लड़ाई है वो कोरोना के साथ रहना भी है और कोरोना के साथ लड़ना भी है, तो इस लड़ाई में ये सब ठीक होगा, बशर्ते पूरी देश की जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को, प्रदेश के व्यापारी को, उद्योगपति को, मजदूर को, किसान को, सबको जाग
जागरूक रह के अपनी एक जिम्मेदारी समझते हुए कि ये कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत का नागरिक अनुशासित तरीके से, संयमित तरीके से इस लड़ाई को लड़े। चलिए, साथ ही क्योंकि साथ जो हमारा प्रशासन है, हमारी आदत भी हो सरकार है, चुकी थी बिल्कुल कोरोना के साथ जिस तरह से जीना है, अपना ध्यान रखते क्योंकि ये हुए तुरंत जो खत्म होने वाली चीज तो है नहीं, ये ऐसा वायरस है जो तुरंत खत्म नहीं होगा, लेकिन सावधानी भी बरतनी है और दूसरी तरफ अपनी जो रोजमर्रा के काम चल रहे थे जो अब तक प्रभावित है उसे भी ट्रैक पे लाना है। मिथिलेश जी, एक अहम सवाल है अब, क्योंकि ठीक है सब चीजें खोल दी गई हैं, रियायतें दी जा रही हैं और बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी गई किसकी पालना करनी है, शॉप्स खुल जाते हैं, बाजार गुलजार भी हो जाते हैं, लेकिन क्या एक बड़ी चुनौती नहीं रहेगी कि इन चीजों पर नजर रखना कि हर कोई पालना कर भी रहा है या नहीं, और जो नहीं कर रहे हैं उन पर सख्ती बरती जाए ताकि दूसरों को ये मैसेज भी जाए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब तक स्ट्रांग मैसेज अगर आप सोसाइटी में नहीं दे पाएंगे तो इंडिया के जो लोग हैं उनमें काम को करने की तो आदत है, संयम की भी आदत है, लेकिन नियम तोड़ के थोड़ा खुश होने की एक जो अंदर छिपा हुआ उनके कीटाणु बैठा हुआ उस पर लगाम लगाना बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे कल भीलवाड़ा में वहां के एक जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने कोई मास्क लगा के नहीं था उस पर चार्ज किया। ऐसे आपको प्रमाण स्थापित करना पड़ेगा जिससे आम जन में लगे कि हम गलती करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, क्योंकि दंड से कुछ खोफ पैदा होगा तभी लोग इसको मानेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कह दिया कि हम बस खोल देंगे, ये खोल देंगे। आप रूरल एरियाज में अब कोरोना फैल गया, जब से प्रवासी श्रमिक गांव में पहुंच रहे हैं, चाहे आज बांसवाड़ा डूंगरपुर का हो और जगह भीलवाड़ा में भी आज मिल गए, तो कुल मिला के ये प्रवासी श्रमिक तो वहां पहुंच रहे हैं, गांव में कोरोना का विस्फोट होता जा रहा है और बस खोल देंगे। गांव वालों को आप जानते हैं, मैं गांव से खुद बिलोंग करता हूं, जब एक बार आप बस चला देंगे तो आपको अगर वहां पुलिस की व्यवस्था नहीं की और पुलिस और बस ऑपरेटरों के बीच जो गठजोड़ है उसे नहीं तोड़ा तो बसों को ऐसे भरेंगे। इसके लिए हम तैयार नहीं, इसके लिए हम तैयार नहीं, तो इसलिए ये आज मुश्किल का है। जो वीडियो वायरल हो रहा है दोसा का, ये साफ जाहिर कर रहा है कि परिवहन विभाग कितना मुस्तैद है। पहले भी परिवहन घोटाले को लेकर विधानसभा में हंगामा हो चुका है, तो परिवहन विभाग का परिमार्जन करना इस कोरोना काल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बड़ी चुनौती भी है, जवाबदेही भी बन जाती है पर सरकार की। बिल्कुल, चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लॉकडाउन 4.0 लागू हो चुका है 31 मई तक, लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन आई, केंद्र सरकार की कल गाइडलाइन आई, आज राज्य सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है, रियायतें यहाँ पर दी गई है, लेकिन एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सरकार के लिए भी होगी कि जो गाइडलाइन जारी की गई है क्या उसकी पालना यहाँ पर की जा रही है। उम्मीदें तो लोग लगाकर बैठे हुए, लेकिन कई बार होता है कि लापरवाही देखने को मिलती है और इसका खामियाजा ऐसे भुगतना पड़ेगा कि लगातार आंकड़े बढ़ेंगे कोरोना पॉजिटिव के, जो कि कोई भी नहीं चाहता है। और इसलिए ये आप पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर करता है कि रियायतें तो दे दी गई हैं, लेकिन बहुत जरूरी हो तभी जाएं, इन रियायतों की पालना करें, और नहीं है जरूरी तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहेंगे और दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। और सबसे बड़ी जंग यही है, कोरोना के साथ जीना है, आदत में आप भी डाल चुके होंगे, लेकिन रियायतें देना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बनती, जिम्मेदारी आम जन की भी बनती है, जिसे निभाना जरूरी भी है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।